नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान विश्लेषण की सीरीज में कल जो हमने वीडियो पढ़ी थी वो अनुच्छेद 20 से संबंधित पढ़ी थी। लगातार हमारी जो सीरीज चल रही है, हम स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर चल रहे हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो अनुच्छेद 21 से संबंधित रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 से एक सवाल 100% सभी पेपरों में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21 को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें हम बहुत सारे वादों की चर्चा करेंगे, बहुत सारे केसेस की चर्चा करेंगे, उनमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निष्कर्ष दिए, क्या निष्कर्ष नहीं दिए, उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा आज की अनुच्छेद 21 के ऊपर ही रहेगी और अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में जब हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को आप शब्दावली पे जाएं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखो, होने को तो जब हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 में केवल ये लाइन लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को किसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, किससे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो क्या है ये, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम बोलते हैं प्राण यानी जीने की स्वतंत्रता। तो शॉर्ट में हम कह देते हैं इसको कि ये जो है ये किसकी स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। और कौन से अनुच्छेद में है जीवन जीने की स्वतंत्रता? अनुच्छेद नंबर 21 में। देखो, मूल अधिकारों की एक विशेषता है कि इनको लेके, इनके उल्लंघन को लेके आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सीधी इनकी केस दायर होता है और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करनी होती है और उस याचिका के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय आप पहुंच सकते हैं। तो ये इतना व्यापक अनुच्छेद है कि इसको कहा जाता है कि ये संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद है। क्यों है ये सबसे व्यापक अनुच्छेद? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा मामले इसी आर्टिकल से संबंधित पहुंचते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारी जीवन जीने की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, इसलिए वो सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं। फिर बाद में कंसेप्ट लगता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जा सकता है या वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी अनुच्छेद 21 में जो लाइनिंग है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल किसके द्वारा वंचित किया जा सकता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अन्यथा नहीं। यानी हर व्यक्ति को जीवन जीने की क्या है, स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, वो व्यक्ति प्राणों को नहीं त्याग सकता। ये कौन से अनुच्छेद में लिख रहा है? अनुच्छेद नंबर 21 में। ये है महत्वपूर्ण चीज। अब देखो, जैसे जैसे इस अनुच्छेद को लेकर समय निकला तो 1978 में एक वाद आया और वो बात था मेनका गांधी वाद। काफ़ी माइलस्टोन बात है। आरपीएससी में जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था तो मुझसे एक्सपर्ट ने पूछा था कि आप 1978 के एक वाद के बारे में बताइए जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो मैंने उनको बताया था मेनका गांधी वाद 1978 का। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या घटना थी, क्या निष्कर्ष इसमें आया। तो आप भी इसको बहुत अच्छे से समझें। ये जो वाद है ये एक माइलस्टोन के रूप में वाद है, जो 1978 का वाद था, मेनका गांधी वाद। देखो, बात क्या थी, मेनका गांधी यूएसए जा रही थी और यूएसए जाने से पहले इनको एयरपोर्ट पे रोक दिया। कहाँ रोक दिया इनको? एयरपोर्ट पे। और इनका पासपोर्ट क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और इनसे कहा कि इस पासपोर्ट की जो डेट है वो कुछ डेट में चक्कर था, इनको यूएसए जाने नहीं दिया, इनको जाना बहुत ज़रूरी था। मेनका गांधी इस मामले को लेके पहुंच गई सर्वोच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट निष्कर्ष दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ आप विधि की उचित प्रक्रिया भी देखेंगे। देखो इन दोनों शब्दों में फर्क है, आप समझो इन दोनों शब्दों को। मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को तो आप देख ही रहे हैं, अनुच्छेद 21 में लिख रहा है। आप एक कंसेप्ट और लाओ, विधि की उचित प्रक्रिया। देखो ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है, ये मूल रूप से कंसेप्ट है यूएसए का, और इसको कहा जाता है नैसर्गिक न्याय, या फिर बोल सकते हैं हम प्राकृतिक न्याय। उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि आप देखें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या इनका पासपोर्ट जब्त किया जाना उचित था, कैसी परिस्थितियां थी। हो सकता है आपकी विधि के कारण किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाए, उसको दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए। तो स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया का कंसेप्ट कौन से बाद में आया? मेनका गांधीवाद में। ये मूल रूप से याद रखना कहाँ से प्रभावित है? यूएसए से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो है जापान से। इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं ये यूके दिया जाता है, जापान से संबंधित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ से है? यूएसए से। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो पहले से ही वर्णित है, और विधि की उचित प्रक्रिया कौन से वर्ष में आई है? 1978 में। और कौन से वाद के अंतर्गत आई है? मेनका गांधीवाद के अंतर्गत। घटना मैंने आपको बता दी है, एयरपोर्ट पे इनका पासपोर्ट जब्त हो गया था, और उसके कारण जो है मेनका गांधी है ये वहाँ चली गई थी सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आप केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर काम मत कीजिए, आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ किस पे भी कीजिए? विधि की उचित प्रक्रिया। तो आप यहाँ तक बिल्कुल याद रखें अनुच्छेद 21 की वर्डिंग। क्या किसी भी व्यक्ति को केवल किससे वंचित किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। इसके बाद कंसेप्ट आया विधि की उचित प्रक्रिया का, और वो कौन से बाद में आया? मेनका गांधीवाद में। और मेनका गांधीवाद कौन से वर्ष का है? 1978 का। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बहुत सारे बात हैं। आप एक जगह नोट्स भी बना सकते हैं और एक जगह आप लिख भी सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप मेरे साथ साथ इनको लिख लें, एक जगह पे नोट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात से। अब देखो जो महत्वपूर्ण बात है वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। चूंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान का बाद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1997 में एक वाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, और वो वाद कौन सा था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। और ये था कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लेकर। देखो विभिन्न ऑफिस होती हैं, बहुत सारे कार्यालय होते हैं, उन कार्यालयों में महिलाओं के साथ खूब सारा उत्पीड़न या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हो रही थी। और ऐसा ही एक महिला थी विशाखा, ये गई सर्वोच्च न्यायालय में। और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जो था उसमें 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष गाइडलाइन जारी की। किसकी? कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लेकर क्या जारी हुई? गाइडलाइन जारी हुई, और सरकार ने उसके बाद में कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी नियम भी बनाए। प्रश्न आ जाता है कि किस बात के अंतर्गत कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी नियम बनाए गए थे, या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित कौन सा वाद है? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसको आप याद रखेंगे। अगला है के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ये काफ़ी बार कई कई बार पूछ लिया जाता है। इसका संबंध है, आप याद रखें, निजता के अधिकार से। देखो पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 21 से संबंधित। 2017 में के एस पुट्टास्वामी करके ये एक अधिकारी थे, और ये गए सर्वोच्च न्यायालय में। और ये किसके ऊपर गए कि सरकार जो है वो क्या ले रही है? आधार कार्ड के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से क्या ले रही है भाई? निजी जानकारी ले रही है। और इन्होंने कहा कि आधार कार्ड के माध्यम से जो ये निजी जानकारी ले रही है, ये उनके किसका उल्लंघन हो रहा है? निजता के अधिकार का। तो सरकार ने कहा, वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये निजता का अधिकार है, ये राइट टू
प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, ये किसका भाग है? अनुच्छेद नंबर 21 का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये, कि किस बात के अंतर्गत निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया। के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। दो बात तीन बात हमने अभी तक महत्वपूर्ण देखे हैं। मेनका गांधी वाद, विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित। के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, निजता के अधिकार से संबंधित। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है अरुणा शाहनवाग बनाम भारत संघ। अरुणा शाहनवाग जो थी, एक महिला थी, और इन्होंने एक पिटीशन लगाई कि मुझे क्या चाहिए? इच्छा मृत्यु चाहिए। अरुणा शाहनवाग ने जब पिटीशन लगाई इच्छा मृत्यु की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ही एक कंसेप्ट दिया कि व्यक्ति को जीने के अधिकार के अंतर्गत, जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है। कि जो अनुच्छेद 21 है ये केवल और केवल किससे संबंधित है भाई? जीने के अधिकार से संबंधित है, ये मरने के अधिकार से संबंधित नहीं है। इसलिए इच्छा मृत्यु आपको नहीं मिल सकती। साथ में एक गाइडलाइन भी जारी की कि अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसको बाकायदा हम गाइडलाइन के तहत मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोग से पीड़ित हो गया, किसी ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गया जिसकी कोई इलाज संभव ही नहीं है, तो इसमें यह भी प्रावधान किया कि उसको हम इच्छा मृत्यु दे भी सकते हैं। अरुणा शाहनवाग के साथ ऐसा नहीं था। अरुणा शाहनवाग तो इच्छा मृत्यु के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। और अरुणा शाहनवाग के केस में कहा कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग नहीं माना। क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हम मरने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। इच्छा मृत्यु या मरने के अधिकार से संबंधित बात अगर आए तो याद रखना अरुणा शाहनवाग बनाम भारत संघ 2011। अगला जो बात है वो है एम सी मेहता वर्सेज भारत संघ। ये कई बार पेपर में आ चुका है। देखो, एक घटना हुई थी भोपाल में। भोपाल गैस त्रासदी, और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। एक फैक्ट्री में कुछ साइनाइड वगैरह गैस लीक हो गई थी और उसके कारण बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु के खिलाफ ये जो व्यक्ति था एम सी मेहता, ये चले गए सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। तो इस बात में सरकार ने गाइडलाइन जारी की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। प्रश्न यही पूछा गया था कि किस बात के अंतर्गत भोपाल गैस कांड के बाद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गाइडलाइन जारी की थी, और इस पर्यावरण संरक्षण को एक मूल कर्तव्य भी माना था। इसी बात में कि अनुच्छेद 51 का में ये एक मूल कर्तव्य है, और पर्यावरण संरक्षण जो है वो हर व्यक्ति का और सरकार का दायित्व है, और ऐसी घटना आगे नहीं घटनी चाहिए भोपाल गैस त्रासदी जैसी। ये कौन सी बात के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण संबंधी गाइडलाइन थी, या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा बात है? एम सी मेहता बनाम भारत संघ 1997। याद रखेंगे ये आप। अगला जो बात है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। मुरली देवड़ा एक नेता थे, और मुरली देवड़ा पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय। ये किसको लेकर पहुंच गए कि ये जो हमारा देश है इसमें बहुत ज़्यादा धूम्रपान होती है, और धूम्रपान के कारण हमारी क्या है, जीवन जीने की उचित दशाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो किसको लेकर था ये बात? धूम्रपान को लेकर। और सर्वोच्च न्यायालय ने मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ में किसको निषेध करने के प्रावधान किए? धूम्रपान निषेध। कि ये जो धूम्रपान है इसको निषेध करने की गाइडलाइन जारी की कि इस धूम्रपान को निषेध होना चाहिए, और धूम्रपान निषेध जो है वो अनुच्छेद 21 का भाग है। वास्तव में धूम्रपान से व्यक्तियों के जीवन जीने की स्वतंत्रता बाधित होती है। कौन गए थे? मुरली देवड़ा। याद रखेंगे धूम्रपान निषेध संबंधी गाइडलाइन किस बात के अंतर्गत जारी की? मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ 2002। ये सारे महत्वपूर्ण बात हैं
एक एक करके इनको एक जगह या तो लिखें आप, या फिर इनको याद रखें, जैसे आप कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है रामलीला मैदान बनाम भारत संघ 2012। देखो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। बाबा रामदेव रामलीला मैदान में योगा कर रहे थे और बाबा रामदेव को वहाँ पे नींद आ गई थी। तो कुछ विवाद हुआ और बाबा रामदेव सर्वोच्च न्यायालय अपील लेके चले गए। कुछ टिकट से या उससे संबंधित विवाद था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर बाबा रामदेव से संबंधित था ये 2012 में। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया और बाबा रामदेव ने कहा कि भाई मुझे नींद आ गई, अगर मैं नींद नहीं लेता तो मेरी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वंचित हो रही थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तो वास्तव में विचारणीय बात है। और सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की कि क्या वास्तव में नींद लेने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला इसमें कि गहरी नींद लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। देखो भाई, अगर बाबा रामदेव उस टाइम पे गहरी नींद ना लेते तो हो सकता है उनकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वंचित हो रही थी। और इसी कारण जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने कहा कि जो गहरी नींद लेने का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो नींद लेने या सोने का अधिकार कौन से बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया? रामलीला मैदान वर्सेज भारत संघ, याद रखेंगे आप। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है सबरीमाला वाद। सबरीमाला वाद जो था ये था तमिलनाडु में सबरीमाला मंदिर से संबंधित। सबरीमाला मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है और इस मंदिर पे विवाद चल रहा था कि यहाँ महिलाओं को प्रवेश नहीं प्रदान किया जा रहा था। तो एक कोई संगठन था वो सर्वोच्च न्यायालय गया और उसने सबरीमाला मंदिर को लेके सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की और बताया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। तमिलनाडु में है ये सबरीमाला मंदिर। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का अधिकार है। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और उसके बाद महिलाएं इस मंदिर में जाने लगी। उससे पहले महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंतर्गत प्रवेश नहीं था, केवल पुरुषों को सबरीमाला मंदिर के अंतर्गत प्रवेश था। महिलाओं को प्रवेश कौन से बाद दिया गया? सबरीमाला बाद। कौन से वर्ष में था ये सबरीमाला बाद? 2018 के अंतर्गत। और 2018 का ये बात था, उसके बाद में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर दिया गया। मंदिर में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने संबंधी बात सबरीमाला बाद। अगला जो है वो है एनिमल वेलफेयर वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स 2014। देखो शब्द से ही पता चल रहा है एनिमल वेलफेयर यानी जानवरों के अधिकार संबंधी। देखो जो कुछ तमिलनाडु और ये जो साउथ के राज्य हैं इनमें कुछ रेस होती हैं, उनको बोलते हैं हम जल्लीकट्टू रेस। इसमें क्या है, बलि चढ़ाई जाती है कुछ बैलों की और कुछ मतलब पशुओं को बलि वगैरह चढ़ाई जाती है। तो इसको इस रेस को लेकर और इन त्योहारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एनिमल वेलफेयर एक एसोसिएशन था, वो चला गया सर्वोच्च न्यायालय और इसमें कहा कि जो जानवरों के अधिकार हैं ये भी अनुच्छेद 21 के भाग हैं। आप ये जल्लीकट्टू वगैरह है इसको आप बंद करें और ऐसे जानवरों के साथ भी आप हिंसा का काम ना करें। जानवरों को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 का भाग है। कौन से भाग के अंतर्गत? कहा एनिमल वेलफेयर वर्सेज ए नागराज एंड अदर्स।
अगला जो महत्वपूर्ण बात था वो है मोहम्मद सुकर अली बात। मोहम्मद सुकर अली बात जो था, ये मोहम्मद सुकर अली असम के रहने वाले थे और ये गए सर्वोच्च न्यायालय। ये इनकी कोई डेट थी उसमें कोर्ट में, और इनके क्या है, एडवोकेट उपस्थित नहीं हो पाए। और जब इनके एडवोकेट उपस्थित नहीं हुए तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में, इन्होंने उस संबंधित न्यायालय में एक अपील दायर की कि मैं अपना वाद मित्र नियुक्त करना चाहता हूँ। तो उस कोर्ट ने उसको मान्य नहीं किया था, तो ये सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय किया कि व्यक्ति को वाद मित्र, देखो इस शब्द को समझो आप, वाद मित्र नियुक्त करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आप हाई कोर्ट में आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आपके एडवोकेट वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और आप किसी दोस्त को लेकर वहाँ पे जाते हैं, तो आप मोहम्मद सुकर अली बात का सहारा ले सकते हैं और कह सकते हैं कि यदि आपका एडवोकेट उपस्थित नहीं है तो आप क्या नियुक्त कर सकते हैं भाई, बाद मित्र नियुक्त कर सकते हैं आप आसानी से। और बाद मित्र जो है वो आपकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है। कौन से बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ये, और ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग बताया है मोहम्मद सुकर अली बाद के अंतर्गत। अगला जो है शहजादा पूनावाला वर्सेज भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भीड़ जमा होती है उस भीड़ को अनुच्छेद 21 का भाग नहीं बताया कि मॉब लिंचिंग जो है, मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ जमा हुई और वो क्या कर देती है, कुछ ना कुछ अपराध कर देती है। मॉब लिंचिंग को क्या बताया भाई, अपराध बताया, और इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भाग नहीं बताया। और आप याद रखें कि राजस्थान पहला राज्य था जिसने मॉब लिंचिंग को क्या कर दिया भाई, मॉब लिंचिंग को अवैध घोषित किया। राजस्थान पहला राज्य था। मॉब लिंचिंग संबंधी कौन सा वाद है, शहजादा पूनावाला वर्सेज भारत संघ। इन वादों को आप, मैं फिर कह रहा हूँ, एक जगह लिखते चलें। अनुच्छेद 21 इतना वास्ट है, इतना व्यापक है कि अनुच्छेद 21 में बहुत ज़्यादा वाद आते हैं। लगभग 20 के आसपास वाद मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट वाद हैं, सब बेयर एक्ट से मैंने लिए हैं। शहजादा पूनावाला वाद किससे संबंधित है, मॉब लिंचिंग से संबंधित। मॉब लिंचिंग से संबंधित वाद कौन सा है, शहजादा पूनावाला। अगला जो है परमानंद कटारा वर्सेज भारत संघ 1995। इसमें एक वर्डिक्ट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि गरिमा का जो अधिकार है, यानी राइट टू डिग्निटी, गरिमा का अधिकार व्यक्ति को मृत्युपरांत भी लागू। देखो एक विचारक हुए हैं इमैनुअल कांट। जब हम पढ़ते हैं तो इमैनुअल कांट को जब हम देखते हैं तो इमैनुअल कांट का बहुत अच्छा वर्क है किसके ऊपर, डिग्निटी के ऊपर। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और इमैनुअल कांट कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने यहाँ जन्म लिया है, हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी डिग्निटी होती है, अपनी क्या होती है, गरिमा होती है। और हर व्यक्ति की जो जीता है वो अपनी गरिमा के सहारे जीता है, अपनी डिग्निटी के सहारे जीता है। और इसको और विस्तार रूप प्रदान कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से बाद में, परमानंद कटारा वर्सेस भारत से, कि चलो आप जीते जी तो गरिमा का अधिकार है ही, पर अगर कोई व्यक्ति मर गया ना, उसके बाद भी, मृत्यु के उपरांत भी उसको किसका अधिकार है, गरिमा का अधिकार है। उसकी गरिमा का आप हनन नहीं कर सकते, आप उसकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते मृत्यु के उपरांत भी। कौन से बाद में कहा है, परमानंद कटारा बाद में, ये आप याद रखें। अगला जो है एम के आचार्य वर्सेज CMDWVEL। ये जो है ये विद्युत कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, और 2008 का बाद है। इस बात के खिलाफ एम के आचार्य एक व्यक्ति थे, ये सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। इनकी लाइट चली गई थी एम के आचार्य महोदय की, और ये चले गए कि लाइट चली गई, इससे मेरे जीवन जीने को खतरा हो सकता था। और सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा इसमें निर्णय दिया कि हर व्यक्ति को क्या प्राप्त करने का अधिकार है भाई, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है।
अगर किसी व्यक्ति की विद्युत के कारण अगर जान जाती है तो दिक्कत हो सकती है। हर व्यक्ति को क्या प्रदान करनी चाहिए? विद्युत प्रदान करनी चाहिए। एम के आचार्य महोदय ने बहुत अच्छा बात सर्वोच्च न्यायालय में लेके गए थे। हर व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? विद्युत। विद्युत से संबंधी कौन सा वाद है? एम के आचार्य वाद। अगला जो है NHRC वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। NHRC का मतलब है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और बनाम कौन सी सरकार है? अरुणाचल प्रदेश सरकार। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे आरोप लगते हैं कि यहाँ दूसरे देशों के लोग आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें अवैध अवैध प्रवासी और शरणार्थियों की समस्या रहती रहती है। तो NHRC में कोई विवाद गया और NHRC इस मामले को लेकर कोर्ट में गया अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये अनुच्छेद 21 है, आप किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं कर सकते, चाहे वो नागरिक हैं और चाहे वो गैर नागरिक हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि किस बात के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 जो है वो नागरिकों के साथ साथ किन को भी प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ये किस में कहा? NHRC वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखें। गैर नागरिकों से संबंधी कौन सा वाद है? NHRC वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। महमूद नैयर आजम वर्सेज छत्तीसगढ़ राज्य। महमूद नैयर आजम जो थे ये जेल में बंद थे और जेल में अभियुक्त थे, और जेल से ये इनकी जो शिकायत थी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कर दी। इनको कुछ यातना प्रदान कर दी थी जेल में, कुछ हैवी वर्क करवा दिया होगा या फिर कुछ ज़्यादा दंड प्रदान कर दिया होगा। तो जेल से इन्होंने शिकायत की सर्वोच्च न्यायालय में, एक अपील की छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ या छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के खिलाफ। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति जो है इसको आप जेल में है या फिर कस्टडी में है, कस्टडी में भी उसको गरिमा का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टडी में ले रखा है तो उसको आप यातना प्रदान करें या कठोर दंड प्रदान करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। कस्टडी में भी उसको गरिमा का अधिकार प्राप्त है। कौन से बात के अंतर्गत? महमूद नैयर आजम वर्सेज छत्तीसगढ़ राज्य। कि यदि कोई पुलिस अभियुक्त में है या फिर पुलिस अविरक्षा के अंतर्गत है, कोई एक शब्द यहाँ ये भी आ सकता है, पुलिस अविरक्षा, और पुलिस अविरक्षा में या पुलिस कस्टडी में है, उसके बाद भी व्यक्ति को किसका अधिकार है? गरिमा का अधिकार है। और ये कौन से बाद में कहा है? महमूद नैयर आजम वर्सेज छत्तीसगढ़ राज्य। इसको आप याद रखेंगे। अगला जो है इसको आप देखो, कारुकोला सिम्हाचलम वर्सेज भारत संघ 2022। इस बात को आप याद रखो। कारुकोला सिम्हाचलम वर्सेज भारत संघ 2022। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को किसका अधिकार? स्वास्थ्य का, यानी राइट टू हेल्थ, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? महत्वपूर्ण भाग है। स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी कौन सा वाद है? आप बहुत अच्छे से याद रखना है इस बात को। कारुकोला सिम्हाचलम वर्सेज भारत संघ 2022 का वाद है और बहुत इंपॉर्टेंट वाद है ये आप याद रखना, बहुत अच्छे से आप याद रखना है इस बात को। कारुकोला सिम्हाचलम वर्सेज भारत संघ 2022। जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये किसका भाग है? अनुच्छेद नंबर 21 का भाग है। अनुच्छेद 21 के भाग को इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। अगला जो वाद है, रूपा उर्फ रामरूप वर्सेज स्टेट ऑफ MP, यानी मध्य प्रदेश राज्य। रूपा उर्फ रामरूप वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 2012। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दिया कि आप अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को एक साथ पढ़ लीजिए। ये संविधान के अंतर्गत संपूर्ण स्वतंत्रता को प्रकट करता है। देखो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात के अंतर्गत कहा कि आप अनुच्छेद 21 और 22 को एक साथ पढ़ लें, ये संविधान के अंतर्गत पूरी स्वतंत्रता को प्रकट करता है। ये कौन सा वाद है?
रूपा उर्फ रामरूप वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य। ये जो सारे वाद हैं इनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पॉलिटिकल साइंस संबंधी आपको सारा मैटर वहाँ प्रोवाइड होता है। एक महत्वपूर्ण बात है पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1997 में। देखो पीयूसीएल जो है इसके बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। इसकी मैं पूरा नाम बता दूं, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। देखो ये क्या है, नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर काम करने वाला एक यूनियन है, यानी एक संगठन है जो किसके ऊपर काम करता है, नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर काम करता है। 1969 में इसकी स्थापना की थी और जेपी नारायण साहब ने इसकी स्थापना की थी जो पीयूसीएल था। और ये पीयूसीएल क्या है, नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करता है और सर्वोच्च न्यायालय इसकी अपीलों पर बहुत सारे निर्णय लेता है। जैसे 1997 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ का जो 1997 का निर्णय था, इसमें कहा कि किसी भी व्यक्ति की फ़ोन टेपिंग का जो है, फ़ोन टेपिंग का अधिकार कभी कहीं भी नहीं होगा। कि फ़ोन टेपिंग जो है ये किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो फ़ोन टेपिंग को अपराध की श्रेणी में माना। कौन से बाद में, पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1970 में। हमने दो बार पीयूसीएल के पहले भी पढ़े हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत हमने पढ़े थे पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2002 जो उम्मीदवारों की सूचना संबंधी था। 2002 का तो किससे था, उम्मीदवारों की सूचना। क्या कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो उम्मीदवारों की उन उम्मीदवारों की प्रत्येक व्यक्ति क्या पा सकता है, सूचना पा सकता है कि उसकी शैक्षणिक संपत्ति क्या है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उसका शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, उसके परिवार में कितने सदस्य, सब ले सकता है 2002 में। एक 2013 का बात था और वो क्या था, पीयूसीएल का नोटा संबंधी था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो नोटा का अधिकार होगा, नन ऑफ द एबव। जो एक बैलेट में पॉइंट जोड़ा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो कहीं भी वोट नहीं देना चाहता है तो उसको कौन सा अधिकार होगा, नोटा के बटन पे वोट देने का अधिकार होगा। ये कौन से बाद में कहा था, 2013 के बाद में। ऐसे ही 1997 का बाद है, इसमें क्या बताया है कि फ़ोन टेपिंग जो है वो अपराध की श्रेणी में माना है। हमने देखे आज खूब सारे बात, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधीवाद देखा, मेनका गांधीवाद विधि की उचित प्रक्रिया। यूएसए से विशाखावाद देखा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न को लेकर राजस्थान सरकार संबंधी। उसके बाद हमने देखा केएस पुट्टास्वामीवाद जो निजता के अधिकार से संबंधित था। अरुणाचानबागवाद जो इच्छा मृत्यु से संबंधित था। एमसी मेहतावाद जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी गाइडलाइन जारी की गई थी। मुरली देवड़ावाद जो धूम्रपान निषेध से संबंधित था। रामलीला मैदानवाद नींद लेने संबंधी बात था। उसके बाद सबरीमालावाद जो तमिलनाडु में महिला और पुरुषों को एक साथ मंदिर में प्रवेश को लेकर था। एनिमल वेलफेयरवाद जानवरों के अधिकार संबंधी था। मोहम्मद शुक्र अलीवाद व्यक्ति को बाद मित्र नियुक्त करने का अधिकार था। शहजादा पूनावाला जो कि मॉब लिंचिंग से संबंधित था। उसके बाद परमानंद कटारा इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो मृत्यु उपरांत भी लागू होगा। एम के आचार्यवाद विद्युत प्राप्त करने का अधिकार। एनएचआरसी वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये जो था वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त होगा। उसके बाद जो था महमूद नैयर आजम जेल पुलिस कस्टडी में गरिमा का अधिकार। इसके बाद जो हमने देखा था इसके बाद हम देख रहे थे रूपा और रामरूप 21 एवं 22 को एक साथ स्वतंत्रता को प्रकट करने वाले थे। उसके बाद पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1997 वाला देखा था जो फोन टैपिंग से संबंधित था। देखो दो बात और हैं, मैंने लिखे थे परंतु वो कैसे भी शो नहीं हुए हैं, मैं आपको एक बार उनको बता देता हूँ। एक तो है रतिराम वाद और एक है राजदेव शर्मावाद। देखो इनको भी आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। रतिराम वाद जो था ये था, इसमें दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या अधिकार होगा, न्यायपूर्ण विचारण का क्या होगा, अधिकार होगा। रतिराम वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी था, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ था। और राजदेव शर्मा जो था इसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसे विचारण का अधिकार होगा,
शीघ्र विचारण का अधिकार होगा। देखो इन दो बातों को भी आप ऐड कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतिराम वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी में तो क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्ण विचारण का अधिकार होगा, और राजदेव शर्मा जो बात था इसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसे विचारण का अधिकार होगा, शीघ्र विचारण का अधिकार होगा। तो लगभग 20 बातों की चर्चा हमने इसमें करी है। आप एक जगह इनको अच्छे तरीके से लिख लें और उसी तरीके से आप कंप्लीट करें। चैनल को आप शेयर करो, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करो। मुझे नहीं लगता अनुच्छेद 21 में इसके अलावा आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।